आप लोगों ने सोवियत यूनियन का नाम सुना हुआ है? सुना हुआ है? अच्छा, इसकी स्टोरी है, ये कोई तकरीबन 2 लेक्चर्स इसके बनेंगे और इसके 3 से 4 पार्ट्स हैं। राइज भी है, फॉल भी है। ठीक है, तो हम राइज एंड फॉल के मेथड से इसको कवर करेंगे कि क्योंकि इसके आप लोगों ने एमसीक्यूज हर पेपर में देखने हैं, मिलने हैं, लेकिन आप लोग इस स्टोरी से वाकिफ नहीं होंगे। तो हम इसको एक कहानी की शक्ल में पढ़ते हैं कि ये हुआ क्या था, ये सोवियत यूनियन चीज क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और एट द एंड इसका हुआ क्या था और क्यों हुआ था। ठीक है, हमेशा किसी भी टॉपिक में आप लोगों ने व्हेन, हाउ, व्हाई, ये जो डब्ल्यूज हैं ना, इनके ऊपर फोकस करना होता है। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक, ऑलमोस्ट ये वो सवाल हैं जो कि किसी भी एक सिनेरियो को कवर कर देते हैं। हमने सोवियत यूनियन को पढ़ना है एक स्टोरी की शक्ल में। इन 2 वर्ड से आप लोग सारे वाकिफ हैं। ठीक है, इसके एब्रीवेशन पता है? नहीं पता? अच्छा, आज से याद रख जी। नहीं तो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसका ऑफिशियल मतलब जो इसको बोला जाता है, मैंने नहीं बनाया, बोला यही जाता है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे बात यूएसएसआर की आएगी या सोवियत यूनियन को, तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब इस लाइन को समझते हैं कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड का मतलब होता है मुत्तहद रहना, इकट्ठे रहना। सोवियत का क्या मतलब होता है? लॉ मेकर्स, जो कानून बनाते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के मुतल्लिक, रिपब्लिक एक जमहूरियत को कहते हैं, एक ओवरऑल जो कंट्री की रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब सोवियत से मुराद है लॉ मेकर्स। हमने यहाँ पे इस लॉ मेकर्स को क्यों देखा है? क्योंकि ये जो पूरी लाइन है ना, इसलिए अपनी पीछे एक कहानी बता रही है कि असल में ये जो एक क्या थी, ये 15 स्टेट्स हैं। इन 15 स्टेट्स, इन 15 रियासतों के लिए जो लॉ मेकिंग करते थे ना, वो कौन थे? उनको कहा जाता था सोवियत लॉ मेकर्स। इन 15 रियासतों के लिए सोवियत से मुराद है जैसे है ना सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि जो सोशलिज्म को मानने वाली रिपब्लिक थी, उनके लिए उनकी मर्जी के साथ, उनकी मर्जी को सामने रखते हुए जो रूल्स रेगुलेशन बनाते थे ना, उनको सोवियत। अब सोशलिस्ट का पता क्या होता है? अच्छा, इस पूरी जो ये सोवियत यूनियन है ना, इसमें ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी। इन बातों को याद रखना है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। डेमोक्रेसी का आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक हो गया। तो इन चीजों को आप लोगों ने क्या रखना है, माइंड में रखना है कि ये सोशलिस्ट क्यों था। ये मेन जो आगे जाके इसके कोलैप्स की वजह बनती है या मेन इसका जो एजेंडा होता है ना, वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के ऊपर होता है। सोशलिज्म क्या होता है? ये एक सोशलॉजिकल टर्म है, सोसाइटी के लिए एक टर्म है, जिसमें जो सोसाइटी के रिसोर्सेज होते हैं वो सोसाइटी के पास होते हैं। हर बंदा उसमें से इक्वली जो पार्टिसिपेट करता है,
नीड की बेस पे फिर सोसाइटी या कम्युनिटी से या रिटर्न किया जाता है। कम्युनिज्म भी सेम इसी की ही एक एडवांस फॉर्म। ठीक है, आगे जाके हम इनको थोड़ा सा और देखेंगे। इस लाइन की समझ में आ गई है? ये एमसीक्यूज बन सकता है कि यूएसएसआर स्टैंड फॉर। अच्छा, इसके लिए मैंने फाइल बनाई थी, उसमें ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें जितनी हो सकी हैं वो मैंने बोल्ड की। बोल्ड करने से मुराद ये है कि ये वो मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर एमसीक्यूज बनता है, तो आप लोगों ने उनको तो लाजमी पढ़ना। ठीक है, बाकी ये स्टोरी माइंड में रहेगी ताकि एक बैकअप के तौर पे। ठीक है, अब ये 15 रियासतों के ऊपर मुश्तमिल एक सोवियत यूनियन। इसका जो सफर है 30 दिसंबर 22 से स्टार्ट हुआ, 26 दिसंबर 1991 को खत्म। ठीक है, ये 1922 से 91 तक रही, ये इनका ड्यूरेशन रहा इन 15 रियासतों का। इन सालों के दरमियान हमने क्या देखना है, इनका अरूज भी देखना है और जवान भी देखना है। इब्ने खल्दून थे एक हमारे सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो थी थ्योरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द नेशन, कि कौमें कैसे बनती हैं और कौमें कैसे खत्म। इनका भी, इनके ऊपर भी वही थ्योरी अप्लाई होती है कि इनका राइज भी था और फिर इनके ऊपर फॉल भी। ठीक, पहले इनका बनना देखेंगे, फिर इनका चलना देखेंगे, फिर इनका बिगड़ना देखेंगे। 3 एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। पहले में हम वर्ल्ड वॉर 1 को देखेंगे, अगले लेक्चर में हमने वर्ल्ड वॉर 2 को देखना है। उनके कंसिक्वेंसेस के ऊपर ये बनी भी है और ये खत्म भी। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। ये 1922, इसकी ये डेट याद रख लेना, ये पेपर में पूछी जाती है और ये ऐसा टॉपिक है, इसमें से 8-10 एमसीक्यू पेपर्स में आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इसकी थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड पे जाएंगे कि ये इब्तदा कहाँ से। आप लोगों ने रशियन एम्पायर का जिक्र सुना हुआ है, रशिया का तो सुना हुआ है ना। रशिया के बारे में क्या चीज मशहूर है कि इसका रकबा बहुत ज्यादा है। ठीक, ऑलमोस्ट ये हमारे पाकिस्तान जैसे तो कई मुल्क इसके अंदर आते हैं। अच्छा, रशियन एम्पायर जो थी ये एक बहुत बड़ी रियासत थी। कितनी बड़ी रियासत थी, अफगानिस्तान से स्टार्ट होती थी, नॉर्वे तक चली जाती थी, बड़ी एक्सटेंडेड थी। अगर किसी का यहाँ पे कुछ लिखना बाकी रह भी गया तो परेशान नहीं होना, ये फाइल में भेज दूंगा, उसके अंदर मैंने यही कुछ लिखा। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ी रियासत थी और ये बड़ी अहम थी। अहम इसलिए थी कि ये सियासी लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से उस टाइम जो थी ये एक सेंट्रलाइज्ड एरिया था। अच्छा, रशियन एम्पायर के अंदर एक खास बात थी कि इसका जो सेटअप था, जो सिस्टम था, वो कौन सा था, सेंट्रलाइज्ड था। सेंट्रलाइज्ड के मतलब पता है क्या होते हैं? जब कोई भी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है तो इसका मतलब है उसको किसी एक पॉइंट से कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि ये जो हमारा कंट्री है, हम इसको इस्लामाबाद से कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारा कैपिटल है, हम वहां से कंट्रोल। इसका मतलब है कि हमारा सेंटर कहाँ पे बन रहा है, इस्लामाबाद। तो ये क्या था, ये एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर थी, एक स्टेट थी, क्योंकि इसका जो सारा सिस्टम था ना वो वन मैन आर्मी वाला था, वो एक बंदे के अंडर होता था, एक की हुकूमत होती थी, वही सारे के ऊपर अपना उन्हीं के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को जो है वो फॉलो। रशियन एम्पायर, उसके बाद क्या हुआ, ये चल रहे थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट। ठीक है, आप लोगों ने ना आराम सुकून से इसको सुनते आना है कि ये हुआ क्या। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई यहां से। इनकी बदकिस्मती हुई कि रशिया ने क्या कर दिया, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर अपनी
शमूलियत को जो है वो यकीनी बनाया, ये उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे। ये इनकी एक मिस्टेक थी जिसके कंसिक्वेंसेस इन्हें बड़े हार्ड किस्म के फेस करने पड़े। ठीक हो गया। जब ये 1914 में रशिया ने वर्ल्ड वार वन के अंदर अपनी शमूलियत की, तो इनका जो कन्फ्लिक्ट था वो मेजर जर्मनी के साथ। ठीक, अब जर्मनी और इनके दरमियान एक वार स्टार्ट हुई। उस वार का नतीजा क्या हुआ? रशिया को शिकस्त। ठीक है, जर्मनी और रशिया दो थे, इनके अंदर हारा कौन? रशिया हारा। अच्छा, इन्होंने एक, इनके उस टाइम जो रशियन गवर्नमेंट एम्पायर के जो उस टाइम हेड थे, ये टेरेस निकोलस टू, ये उस टाइम इनके प्रेसिडेंट कह ले, जो एक जिसके अंडर ये पूरी रशियन एम्पायर। ठीक है, जो हेड ऑफ द एम्पायर थे ना, वो कौन थे? टेरेस निकोलस टू। इनकी सरबराही में इन्होंने 1914 में वर्ल्ड वार वन के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन की। ठीक हो गया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको समझते आएंगे। स्टोरी को माइंड में रखना है, लिंक खराब नहीं है। ठीक, जब इन्होंने इसके अंदर शमूलियत अख्तियार की तो जर्मनी से ये लोग बुरी तरह से हार गए। ठीक है, हालात मुल्क के खराब से खराब कर होंगे। मुल्क के अंदर एक अनार्की की सिचुएशन पैदा होगी। अब अनार्की क्या होती है? जब मुल्क के अंदर कोई भी सिस्टम लॉ लेसनेस बन जाए ना, पूरा सिस्टम बिगाड़ का शिकार हो जाए, हम उसको कहते हैं कि इसके अंदर क्या है? एक अनार्की की सिचुएशन है, एनोमिक सिचुएशन है। ठीक हो गया। तो वो हालात बन गए थे उस टाइम रशियन एम्पायर। अब जब और सोशल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, पूरा मुल्क जो है वो एक किस्म के सोशल क्राइसिस का शिकार था। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर है रशिया जर्मनी से? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? जब जंग मजीद आगे बढ़ी, हालात वाक़यात को देखते हुए, तो थोड़ा अरसा नहीं रही, जब 1918 के अंदर जंग बंदी की। ठीक है, 1918 के अंदर एक मुआहदा किया गया जिसके ब्याह पे जंग बंदी की। और याद रखिएगा, जब कोई मुआहदा होता है तो उस मुआहदे की कुछ ना कुछ शरायत होती है। ब्रेस्ट लिटॉस्क एक मुआहदा हुआ था 1918 के अंदर। ये अगर स्पेलिंग के अंदर ऊपर नीचे की गलती आई तो माफ कर दें। ठीक, तो ये एक मुआहदा हो गया था जंग बंदी के लिए। इस मुआहदे की कुछ शराइत थी और ये कहा गया था इस मुआहदे के ब्याह पे जंग जो है वो खत्म कर। अब जहरी बात है, हमेशा जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो मातहत होते हैं, जो हार चुके होते हैं, मुआहदे की शराइत वही मान। जर्मनी ने शराइत लगानी थी, रशिया ने शराइत मानी। वो शराइत कौन थी? इस मुआहदे को देखते हुए उन्होंने क्या किया था कि रशिया जो है वो यूक्रेन और जो जॉर्जिया है, इनके ऊपर से अपना कंट्रोल खत्म कर दिया। ये दो आजाद हो जाए। ठीक है, एक ये थी, उसके बाद पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स, इनका क्या होगा? इनको जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, और हंगरी के हवाले कर दिया। पोलैंड का तो पता है, ये बाल्टिक स्टेट्स के अंदर 3 कंट्रीज आते हैं, एस्टोनिया,
और लिथुआनिया है, लिथुआनिया। ठीक, ये 3 कंट्रीज जो है वो बाल्टिक स्टेट्स के अंदर आते हैं। इनका फ्यूचर इनके हवाले, ये 2 आजाद हैं। ठीक हो गया बात। जब हारे, ब्रेस्ट लिटॉस के एक महदे के अंदर आ गए, जर्मनी ने शरायत लगा दी, यूक्रेन और जॉर्जिया को कंट्रोल से बाहर रखी। पोलैंड और बाल्टिक स्टेट जो कि 3 है, ये इनको जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी की हिमायत कर। यहाँ तक बात ठीक है। ये अब क्या कर रहे हैं, ये अपनी जंग में शमूलियत के कंसिक्वेंसेस फेस कर रहा है का रशिया। जब ये सारे रशियन एम्पायर के अंदर थे, अब यहाँ से क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गए। अभी तक सोवियत यूनियन बनी नहीं, हम इसके चल रहे हैं बैकग्राउंड के ऊपर कि रशियन एम्पायर के बाद सोवियत यूनियन कैसे बनी थी। रशियन एम्पायर की बेस पे बनी थी और उस टाइम इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज थे, लेकिन जब जंग हुई तो ये कंट्रीज जो है उन्हें क्या करना पड़ा, इनसे हाथ साफ कर धोने। यूक्रेन, जॉर्जिया, पोलैंड, बस ठीक हो गया। अब यहां तक बात ओके। अच्छा, जब जंग जारी थी ना, इस जंग बंदी से भी पहले, तो हालात उस वक्त के हालात की नज़ाकत को देखते हुए, जो रशियन के, आप लोगों ने एक बड़े अजीम लीडर का नाम सुना होगा, कुछ पता का है? लेनिन का नाम नहीं सुना? व्लादिमीर लेनिन। कोई उसका काम नहीं है, मैं बता। अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी है ना, ये वाली एपीएससी के पास पेपर्स पढ़े हैं, तो आप लोगों ने इन साहब का नाम भी सुना होगा और बोल्शेविक रेवोल्यूशन का नाम भी सुना। ये डेट्स जो जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये वो हैं जो जिनको ना लिखने के बाद गुजारा नहीं है। थी बहुत सारी, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेशन में आ, ठीक है। इस रेवोल्यूशन के ऊपर सवाल आता है, कब आया था? 1917 में आया था। लेके आने वाला बंदा कौन था? व्लादिमीर, ठीक है। उस पर्सपेक्टिव को भी याद रखें। इससे रिलेटेड एक और सवाल भी आता है। इसकी याद में ना एक इनाम बनाया गया था 1926 में। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। ये 2 पाकिस्तानी पर्सनैलिटीज को मिला है। कौन कौन से? अब्दुल सलाम को जो है ना वो नोबेल प्राइज। एक तो हो गए फैज अहमद फैज साहब, इनको कब मिला है? 62 में, ठीक है। एक और भी बड़ी मशहूर हस्ती है हमारी, ईदी साहब, इनको 88 के अंदर मिला था। याद रखिएगा, ये पूछते हैं सवाल। इन साहब की याद में एक, या इनके हुक्म में बनाया गया एक प्राइज था, 26 में बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा कि इसको यहाँ पे खत्म भी कर दिया गया था, फिर दोबारा से शुरू किया गया था। 34 में इसको एंड भी कर दिया गया था, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई और उसके बाद फिर जाके कहीं इसको दोबारा शुरू किया गया था। फैज अहमद फैज साहब को मिला था 62 के अंदर, 88 के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी, इनको भी मिला। ठीक है, यहाँ तक कोई बात जो मैंने बोली और समझ ना आई?
अच्छा, हम वापस आते हैं अपनी उस स्टोरी के ऊपर। ये जो मैंने आपको दो चार बातें इसकी बताई है ना, ये किस किस चीज के लिए थी कि यहाँ ऐसे एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं, आप लोगों ने इनको याद रखा। ठीक है, अब जब शिकस्त हो गई थी, मुआहदे के बाद कंट्रीज स्टेट्स अलहदा हो गई थी और हालात मुल्क के ठीक नहीं थे, तो 1917 में इन साहब ने ये जो एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन था इसकी बुनियाद रखी थी। ये क्या चीज थी? अच्छा, जब कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाए, हालात वहाँ के कंट्रोल से ना हो, तो हम यही सोचते हैं, देखते हैं कि कौमी इनकलाब लेके आते हैं। ठीक, वही काम हुआ रशिया के अंदर और ये इनकलाब शुरू हुआ। इस इनकलाब में क्या हुआ कि इन साहब को लोगों ने सपोर्ट किया और इन्होंने जो उस टाइम के हाकिम थे जिनका हमने नाम लिखा था यहाँ पे, ट्रेस निकोलस, ठीक है, उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। वो तख्त से उतर गए और इन्होंने क्या किया, हुकूमत संभाल। अच्छा, जब ये लेनिन साहब आए, उन्होंने इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया और एक रेवोल्यूशन के ज़रिए ख़त्म किया। ये रेवोल्यूशन भी जो जंग छिड़ी आ रही थी ना, उसी का ही नतीजा। ठीक है बात। अच्छा, जब ये रेवोल्यूशन आ गया, इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, इसके खात्मे के साथ साथ एक और चीज़ का भी खात्मा हुआ था, जो मैंने एक बात आपको डिस्कस की है कि कम्युनिज्म का खात्मा हुआ था। वो जो एक मोनार्की क्रिएट हो गई थी। मोनार्की और अनार्की दो डिफरेंट चीज़ है। मोनार्की ये होता है कोई एक फर्द बहद किसी एक पूरे सिस्टम के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना। तो वो जो मोनार्की की सिचुएशन थी ना, कम्युनिज्म था, वो भी यहाँ पे उनकी हुकूमत के साथ एंड हो। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि जो 1914 में इनकलाब आया था उसके अंदर कौन सी चीज का खात्मा किया गया था, तो वो था, हम कहेंगे कि कम्युनिस्ट जो एक सिस्टम था उसका भी खात्मा किया। कम्युनिस्ट में ये होता है कि जितने भी सोसाइटी के रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड नहीं होते। कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, अपना प्राइवेट सेटअप नहीं लगा सकता। सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम्युनिटी में होते हैं और वहां से हर बंदा अपनी नीड और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है, जिस बंदे को जितना चाहिए होता है फिर वो जितना एफर्ट पुट कर सकता है वो उतना लेता है। प्राइवेट ओनरशिप का जो सिस्टम होता है वो नहीं। ठीक, तो ये सारे इसका भी यहाँ पे खात्मा। जब ये खत्म होगी उसके बाद क्या हुआ, अब रशिया के अंदर एक सिविल वार का आगाज हुआ। जब सिविल क्या होता, वर्ड सिविल क्या होता? अच्छा, छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, हमने बचपन से सुने होते हैं और बस माने होते हैं, उनको थोड़ा सा सोचा नहीं होता, और लेकिन मफहूम क्लियर होता है माइंड के अंदर। जब भी उनकी बात की जाती है हम आइडिया लगा लेते हैं बातचीत। सिविल का क्या मतलब होता है? लोग, अंदरून चीज जो हम कैजुअली तौर पे जिसको देख रहे हैं, इसलिए इस जंग को भी सिविल वार का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये उस कंट्री के अंदर थी, इंटरनल वार। जब ये सिविल वार स्टार्ट हुई, किन के दरमियान, और इसका अंजाम क्या हुआ? एक तो ये साहब थे, इनको, इनकी जो पार्टी थी, जो इनके सपोर्टर्स थे, उनको कहा गया रेड्स। कुछ एंटी रेवोल्यूशन थे जो चाहते थे कि वो जो इनकलाब बर्पा है ना वो खत्म हो जाए, उनको कहा गया व्हाइट्स। इन दो के दरमियान ये जंग थी और माशाल्लाह से साहब जीत गए। ठीक है,
अब जो हमने स्टोरी शुरू की थी उसका बड़ा मेन टाइम है, किसी की मेहनतें रंग लाने वाली। इन्होंने वो जो रेवोल्यूशन 1917 में शुरू किया था और हुकूमत खत्म की, उसके बाद सिविल वार का आगाज हो गया। लेनिन जो थे उसके जितने भी सपोर्टर्स थे उनको कहा जा रहा था कि रेड्स का नाम दे दिया गया, और जो एंटी रेवोल्यूशन थे, जो इनकलाब के मुखालिफ थे, जो चाहते थे कि ये इनकलाब ना आए, हमारा कम्युनिस्ट सिस्टम कायम रहे, उनको वाइट्स का नाम दिया। एट द एंड जीत किसकी हुई? लेनिन। यहां तक ठीक है। इस सिविल वार से ना बड़े इफेक्ट हुए कंट्री। अब ये जो सिविल वार हुई, यहाँ पे लेनिन की जीत हुई। जाहिर बात, जो बंदा फिर जीतता है वो कुछ अपनी भी मनवाता है। इनकी जो नजरिया था, ये सवाल बन सकता है कि जो लेनिन थे वो कौन से पर्सपेक्टिव के हामी थे। अगर वो कम्युनिज्म को डिसोन कर रहे थे, उनको नहीं कर रहे थे, फिर वो किसी चीज के बारे में तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे ना। हम किसी चीज के एंटी हो सकते हैं लेकिन किसी के हक में भी होते हैं। तो ये जो लेनिन का नजरिया था वो डेमोक्रेटिक था। एक सवाल भी आता है आप पीपीएससी के अंदर के डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। ये तो उर्दू में कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों से लोगों के लिए, और जो लोग ही बने, उसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, जिसमें हर बंदा अपनी हक के रायदाही का इस्तेमाल कर सकता है। ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो हमारे रशियन एम्पायर के अंदर। ठीक, इसके एक तो नजरिए की समझ लगी, इस नजरिए की वजह से लोग इसे पसंद करना शुरू। जितनी भी रशियन एम्पायर की पॉपुलेशन थी ना, सारी नहीं, मोस्टली जो थी ना वो इनके हक में हो गई। क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें अपने हकूक मिलने की एक उम्मीद होती है। ठीक, कि हम अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल के ऊपर कुछ न कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हम कम्युनिज्म और सोशलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक इंडिविजुअल जो होता है वो उसकी डेवलपमेंट के चांसेस बड़े कम होते हैं, और वो सारी जिंदगी डिपेंडेंसी की लाइफ की जाती है। तो लोग इसके हक में हो गए और इसको पसंद करने लगे। इन्होंने क्या किया कि अपनी एफर्ट्स को पुट करते हुए 30 दिसंबर 1922 में सोवियत यूनियन का क्याम। उससे पहले जितने कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गए थे रशियन एम्पायर से जंग की वजह से, 1940 तक आहिस्ता आहिस्ता वो सारे दोबारा सोवियत यूनियन के अंदर या यूएसएसआर के अंदर आना शुरू हो गए, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ। ठीक हो गया। अब हम कह सकते हैं कि लेनिन ने जो है वो सोवियत यूनियन या यूएसएसआर की बुनियाद रख दी। ठीक है। इन्होंने अपना इनकलाब बर्पा किया था 1917 के अंदर, सिविल वार लड़ी, जीते, लोगों के अंदर एक डेमोक्रेसी का नजरिया दिया, उस नजरिए को पॉपुलैरिटी मिली, लोगों ने एक्सेप्ट किया। जब लोगों ने एक्सेप्ट किया तो 30 दिसंबर 1922 में ये जो है सोवियत यूनियन का क्याम अमल में ले। ठीक है, बन गई है, राजी हो इसके ऊपर। अब हम ये देखते हैं, थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं, फिर इसको कल वाले लेक्चर के अंदर कंक्लूड करेंगे कि आज तो हमने इसका अरूज तो पढ़ा, जवाल कहां तक गया। अच्छा, हमने बात की थी कि ये जो व्लादिमीर लेनिन थे ये किस चीज के हामी थे? डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव के हामी थे। ये चाहते थे कि जमहूरियत हो। इन्होंने जमहूरियत का अमल क्याम में लाया, बन गई थी, लेकिन ये साहब फिर मर गए। इनकी डेथ की डेट भी याद रख लें, ठीक है, 1924 में ये वफात है।
जब इनकी वफात हुई तो स्टालिन की हुकूमत है, जोसेफ स्टालिन की। यहाँ से बिगाड़ पैदा शुरू हुआ। ये साहब जो थे कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव के हामी थे, इनका नजरिया कम्युनिज्म था। मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि इसी कम्युनिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को माइंड में रखिएगा। ये इस पूरी जो सोवियत यूनियन है इसका एक रोटेटिंग पॉइंट रहता है। अच्छा, ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी ना हो और कम्युनिज्म। इन्होंने किया क्या कि वो जो एक सेटअप बना हुआ था ना डेमोक्रेसी का, उसका खात्मा कर दिया, उसको अबॉलिश कर दिया। वो खत्म करके इन्होंने फिर से वही रशियन एम्पायर वाला सेटअप रखा, जिसमें क्या होता था, एक बंदे का कंट्रोल पूरे रीजन के ऊपर होता था। अब जो सोवियत यूनियन एक बहुत सारे कंट्रीज का एक इज्तिमा थी, एक इकट्ठ था, हम कह लें कि यूनियन थी, तो वो क्या चीज बन गई, उसके अंदर कम्युनिज्म आ गया। मीन्स कि एक फर्द वाहिद की पावर आ गई और उसने पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू किया। इसने डेमोक्रेसी का खात्मा किया, कम्युनिज्म को प्रमोट किया और सारे अख्तियारात जो है ना वो अपने पास। इसने क्या किया कि जितने भी अदर कंट्रीज थे उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखा और एक इंस्टीट्यूट का नाम होता है जिसको कहते हैं कि टोटल इंस्टीट्यूशन। टोटल इंस्टीट्यूशन उससे कहते हैं जिसके रूल्स भी अपने हों, फायदे और नुकसानात की जो बातें हैं वो उसने खुद ही करने होते हैं, बाहर का इन्फ्लुएंस उसने नहीं लेना होता है, हर चीज इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो टोटलिटेरियन का एक कंसेप्ट था, वो इसने दिया कि हम जो है ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक लीडर होगा, जो उसने कह दिया वो हर पे आके रहे। जो इसके अगेंस्ट जाता था या तो इसने उसे कैद करवाना होता था या उसकी एग्जीक्यूशन करवानी होती थी, यानी कि मार देना। ठीक, अब इसने पूरे खित्ते के अंदर यही सेटअप रखा था कि जो इसकी पॉलिसी, जो इसके स्टेप्स के अगेंस्ट जो भी बंदा बात करता था, जो भी फ्रीडम की बात करता था, ये उसे या तो उसकी एग्जीक्यूशन होती है या फिर उसको जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। जब ये 1953 के अंदर इस बंदे की डेथ होती है तो कोई करोड़ों के लिहाज से इसने लोगों को कैद किया होता है। इसने एक स्पेशल जेल बनाई, उसके अंदर इसने क्या किया होता है, लोगों को कैद किया होता था जो इसके नजरिए के एंटी चले जाते थे। बहुत सारों को मरवा दिया, बहुत सारों को इस नौबत पे लेके। ठीक है, तो इसने किस चीज को का खात्मा किया, डेमोक्रेसी का। यहां से क्या चीज बन गई, अब वही रशियन एम्पायर वाली जो एक पुराना कल्चर था कम्युनिस्ट सिस्टम का, वो स्टार्ट हो गया और लोगों के पास ना कोई फ्रीडम थी, सारे इसके ही ताबे थे। जितनी स्टेट्स थी उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते थे वो क्या थे, स्टालिन साहब के मंजूर थे। हम इसको यहाँ पे रोकते हैं। कल हम देखेंगे कि इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का इफेक्ट इसके ऊपर था। जी हाँ जी, 1920 नन ऑफ दीज तो था, नन ऑफ दीज था ना, तो नन ऑफ दीज में 19 थे ना, तो वहां पे क्या था, वो 27 इसलिए